नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12वीं की भी पाठ्य पुस्तक आरोह में एक कविता है उमा शंकर जोशी की बगलों के पंख, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। इस कविता अधिगम के उद्देश्य हैं: विद्यार्थी प्रकृति के सौंदर्य के प्रति जान पाएंगे, छात्र प्रकृति के निकट हो जाएंगे, विद्यार्थी पक्षियों से अनुशासन में रहना सीख पाएंगे, छात्र पक्षियों की तरह संगठन में रहना सीख पाएंगे। अब जान लेते हैं आगे कवि परिचय। नमस्कार बच्चों, मैं गुरनाम सिंह केंद्रीय विद्यालय गजभूंगा से। बच्चों, आज छोटी सी कविता उमा शंकर जोशी जी का जिसका शीर्षक है बगुलों के पंख, जिसका अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहले आइए जीवन परिचय कवि का पढ़ते हैं। गुजराती कविता के सशक्त हस्ताक्षर उमा शंकर जोशी का जन्म 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ। 20वीं सदी में इन्होंने गुजराती साहित्य को नए आयाम दिए। इन्होंने परंपरा का गहरा ज्ञान था। इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया और नई शैली दी। इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया तथा जेल भी गए। इनका देहावसान सन 1988 में हुआ। उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, संपादन व अनुवाद आदि पर अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई। आइए जानते हैं हम बगलों के पंख कविता का कुछ सार। ये कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है, जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां बनाई हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन है। अनेक कवियों ने प्रकृति कविताएं लिखी, जिनमें चित्रण होता है कि झरना बह रहा है, झरना इस तरह से चल रहा है। लेकिन जोशी जी ने इस कविता में प्रकृति के साथ साथ उस कि कवि मन पर उन दृश्यों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका इसमें चित्रण किया है। बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है और एक पाठकों को इस तरह से वो दृश्य सजीव रूप में प्रकट होते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो देखते हैं शाम को जब बगुले एक पंक्ति में जा रहे हैं, और वो पंक्ति में जा रहे हैं, काले बादलों के बीच में जा रहे हैं। ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो बहुत ही सुंदर हों। बगुले जब इस तरह से जाते हैं तो कोई वी शेप में जाता है, कोई प्लेन वाले शेप में जाता है। तो इस तरह से वो मनमोहक दृश्य बड़ा ही सुंदर लग रहा है। कभी काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। इस नयनाभिराम दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता है और वह माया से अपने आप को बचाने की गुहार भी लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इसे बचा नहीं पाता है। तो ये एक इसका सार है। अगर हम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रसंग इस तरह से बनेगा। ये एक सुंदर दृश्य कविता है जिसमें कवि ने पंक्तिबद्ध उड़ रहे बगलों के सौंदर्य और संध्याकालीन यानी शाम को आकाश के दृश्य के चित्रात्मक वर्णन के साथ साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस तरह से आप और देख सकते हैं कि पंक्तिबद्ध रूप में जो पक्षी जाते हैं बगुलों के रूप में। आइए अब कविता बगुलों के पंख, जिसका शीर्षक है, व्याख्या की बात करूं मैं तो
अगर हम देखें इसमें पंक्ति बांधे यानी पंक्तियों में, और कजरारे यानी काले बादल, नभ आकाश, आकाश की छाया, तैरती सांझ, सांझ का मतलब संध्या, सतेज यानी उजला, श्वेत का सफ़ेद, काया मतलब दे, काया दे, होले होले यानी धीरे धीरे, बांध बंधना, निज माने अपनी, माया यानी एक जादू, तनिक जरा, चुराए लिए जाती, मन को चुरा रही है, मुहावरे का प्रयोग, नभ में पांति बंधी बगलों पांखें, पांखें मतलब पंख। तो इस तरह से अगर हम इसकी दोबारा व्याख्या देखें तो नभ यानी आकाश में पंक्ति बांधे हुए यानी पंक्तिबद्ध रूप में बगुले वो जा रहे हैं। चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, वो मेरी आंखों को चुरा रहे हैं, मेरी आंखों नज़रों को वो चुरा रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य है। काले बादलों की नभ छाया यानी नभ में काले काले बादल छाए हुए हैं, उसमें जब बगुले इस तरह से पंक्तिबद्ध तरीके से जा रहे हैं तो कवि कहता है कि इस तरह से मालूम हो रहा है मानो सांझ यानी संध्या की सफ़ेद उजली यानी जादू रूपी जो है छाया है वो उस ऊपर तैरती हुई मालूम पड़ रही है। आगे कवि कहता है होले होले जाती मुझे बांध। अब वो होले होले यानी धीरे धीरे वो जो उसका जादू है, उस दृश्य का, उस सीन का जादू है, वो उस पर प्रभावी हो रहा है, उस पर वो मोहित हो रहा है, वो जो सीन है उस पर मोहित हो रहा है। और उसे तनिक रोक रखो, ऐसे सीन ऐसे दृश्य को कवि कहता है थोड़ा रोक के रखो, जरा रोक करके रखो। वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, वो तो मेरे मन को मोहित कर रही हैं, चुरा के ले जा रही हैं। चुराए लिए जाती, बड़े सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। नभ में पांति बंधे बगलों की पांखें, और नभ में वो पंक्तिबद्ध होकर के बगुले जा रहे हैं, दूर दूर तक वो नज़र कवि की पड़ रही है और वो अपने को हटाने का प्रयास करता है लेकिन हट नहीं सकता है। अब जरा इसमें हम विशेष की बात करें तो पांति बांधे बगलों सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे वर्णन और जो सारे सीनों गतिशील हैं। सहज हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंबों का प्रयोग किया गया है जो देखे जा सकें, और तैरती सांझ की तेज श्वेत छाया यानी सांझ का मानवीकरण किया गया है। होले होले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चुराए लिए जाती हैं, सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और बंधी बगलों में इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक सौंदर्य युक्त कविता देखने को मिल रही है हमें। आइए अब कुछ देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि किस दृश्य पर मुग्ध है और क्यों? कवि ऐसे दृश्य पे मुग्ध है, मोहित है, जिसमें काले काले बादल हैं, उस बीच में बुगलों के जो पंक्तिबद्ध होकर के वो जा रहे हैं, ऐसा दृश्य पे कवि मुग्ध हो रहा है, मोहित हो रहा है, वो अपने आप को नहीं हटा पा रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, उसे कोई तनिक रोक रखो। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? कवि इसमें दोहरी बात करता है। एक तो कहता है कि ऐसे दृश्य को जिसमें पंक्तिबद्ध होकर के सफ़ेद बगुले जा रहे हैं, काले बादलों में ऐसा प्रतीत हो रहा है संध्या का समय है, उस दृश्य को वो रोकना चाहता है। दूसरी तरफ ऐसे सीन, ऐसे दृश्य से वो अपने आप को मुक्त भी रखना चाहता है, गुहार लगाता है।
आगे देखिए तीसरा प्रश्न, कवि के मन प्राणों को किसने अपनी आकर्षक माया में बांध लिया है और कैसे? कवि के मन प्राणों को जो बगुले इस तरह से पंक्तिबद्ध होकर जा रहे हैं, काले काले बादलों के बीच में जो मनमोहक दृश्य है, वो जादू एक तरह का है, उसमें कवि को बांध लिया है, कवि उसमें बंध गया है। अगला प्रश्न देखिए, कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर क्यों रोके रखना चाहता है? कवि उस सौंदर्य को अपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को दूर करना चाहता है। वो अपने आप को मोहित किए हुए है और अपने आप को दूर रखना भी चाहता है, और उसको ये भय भी ये है कि कहीं मैं इस मनमोहक दृश्य से वंचित न रह जाऊं। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ आ गई होगी ये पूरी कविता। धन्यवाद।